थोड़ा सा different topic from what we usually discuss in the morning. It is about the causes of lethargy in elders. Uh, हम जो भी डेली एक्सरसाइजेस करते हैं इन वन वे और दी अदर, हम कहते हैं कि हम एक्स्ट्रा कैलोरीज को बर्न कर रहे हैं, या वी आर ट्राइंग टू कीप आवर हैंड्स एंड लेग्स मूविंग एंड इन अ वर्किंग कंडीशन। वहीं पे उसी के साथ साथ अगर हम बात करें लेथार्जी की, तो लेथार्जी क्या होती है, क्यों होती है, पहले वो भी जानना बहुत जरूरी है कि लेथार्जी सिर्फ ये कहना नहीं होता कि हम अगर एक्सरसाइज करते हुए थक गए एंड वी जस्ट सिट डाउन टू टेक अ रेस्ट एंड वी से कि अब इससे ज्यादा एक्सरसाइज हमसे नहीं हो पाएगी। उसे लेथार्जी नहीं कहते हैं, उसे हम फैटीग कहते हैं। दैट दीज आर टू सेपरेट टर्म्स। कोई भी एक्टिविटी करते हुए अगर आप थक जाएं और थक के बैठ जाएं, देन इट्स नॉट लेथार्जी, इट इज फैटीग। फैटीग इज जब आपने सारी एनर्जी, चाहे वो जितनी भी कम एनर्जी थी या कितनी भी ज्यादा एनर्जी थी, आपने वो जब सारी यूज कर ली एंड नाउ यू आर कंप्लीटली स्पेंट एंड यू सिट डाउन, इट्स ओके, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेथार्जी एक फिजियोलॉजिकल टर्म ना होते हुए कहीं ना कहीं पे इट बिकम्स मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल टर्म, और वो एक जनरल लैक ऑफ एनर्जी को डिफाइन करता है, नॉट जस्ट ओनली ड्यूरिंग द एक्सरसाइजेस, या फिर नॉट जस्ट ड्यूरिंग, लेट्स से कि अगर आप सुबह वॉक पे, मॉर्निंग वॉक पे जाएं या इवनिंग वॉक पे जाएं, या फिर नॉट जस्ट ड्यूरिंग सम टाइम अगर आप कभी लैपटॉप पे बैठे हो। वो इन सभी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को, इन सभी पार्ट्स ऑफ लाइफ को कवर करता है। अब लेथार्जी के बारे में जैसे हम आज बात कर रहे हैं कि इनके कॉजेज क्या क्या हैं। if it is a psychological condition, then उसमें क्या क्या फैक्टर्स होंगे। देखिए, एनवायरमेंट फैक्टर सबसे पहले, we're starting from, like, we'll cover every point, so starting with the environmental factors. In general, our bodies are, their metabolism tends to slightly come down a notch जब थोड़ा वेदर चेंज होता है, when we transition either from summer to winter, या विंटर से वापस समर की ओर, या बीच में जब मॉनसून आता है, हल्का सा भी जब वेदर का चेंज होता है, तो हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा 2-4 पॉइंट नीचे आ जाता है। इट स्टेज देयर फॉर अ व्हाइल, देन इट कम्स बैक टू नॉर्मल एंड वी आर गुड टू गो। हम अपनी जो भी एक्टिविटीज हैं वो कंटिन्यू करते रहते हैं। सेकेंडली, जैसे हम कल भी इस बारे में डिस्कस कर रहे थे कि what are the causes of depression and anxiety in the elderly, तो कहीं ना कहीं पे वही फैक्टर्स इसमें भी कंट्रीब्यूट करते हैं, बिकॉज any kind of depression or anxiety that someone has will in the long run result in lethargy. जिस दिन किसी कारण से अगर मन उदास होता है, तो उस दिन मतलब ऐसा लगता नहीं कि कहीं बाहर उठ के जाएं, किसी से मिलें, लगता है कि अपना रूम में ही बैठे रहें, या तो वॉच सम टीवी और समथिंग, नहीं तो जस्ट ले डाउन एंड स्लीप, रेस्ट करिए। वो कई बार लोग जैसे उसे भी हम लेथार्जी कह सकते हैं। इन दैट कंटेक्स्ट इट कैन बी कंसिडर्ड लेथार्जी ड्यू टू अगेन स्ट्रेस, ड्यू टू डिप्रेशन एंड ड्यू टू एंजाइटी। अब उससे ओवरकम करने के लिए एक्सरसाइज उतनी हेल्पफुल नहीं होती है। एज फार एज अ साइकोलॉजिकल टर्म इज कंसर्न, एक्सरसाइजेस कैन ओनली हेल्प यू सो मच। एक पॉइंट पे आके वहां पर वन हैज टू जस्ट नेगोशिएट विद द सिचुएशन इन सच अ वे कि हम उसका, जैसे मैं कल बता रहा था, कि हम उसको ऐसे बाईपास करके निकले, नॉट टू जस्ट से कि हाँ जो हमारी प्रॉब्लम है हम तो उसमें कुछ कर ही नहीं पाएंगे, या फिर कोई इससे वे आउट है ही नहीं। नहीं, वे आउट ढूंढना पड़ेगा। यू मे नीड टू कैरी इट विद यू at some point, but yes, eventually
उससे आगे बढ़ना ही पड़ता है व्यक्ति को। देन तीसरा, हाउ इट मैनिफेस्ट्स इटसेल्फ ऑन अ फिजिकल टर्म्स। जब एक्सरसाइज करते हुए थक जाते हैं, उसके अलावा देयर इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, देयर इज अ जेन्युइन रिडक्शन इन दी मसल टोन। अगर आपके मसल्स स्पेशली फोर आर्म और पीछे ट्राइसेप्स के जो मसल्स हैं, या नीचे लेग्स में जो हैमस्ट्रिंग के मसल्स हैं, इनका अगर टोन रिड्यूस होना शुरू हो जाए, तो उसका एक सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है। जैसे ट्राइसेप्स में इट इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई कि अगर टोन रिड्यूस हो रहा है तो पूरा ये जो मसल बल्क है ये नीचे लटक जाता है, और मतलब इफ यू मूव योर आर्म्स लाइक दिस तो ऐसे झूलता हुआ फील होता है। तो दैट मीन्स कि वहां का टोन कम है। And coming to the next part, which is again a cause of lethargy, but now manifesting again in a physical or physiological way, which is diseases. एक तो हुआ आर्थराइटिस, जो कि यूनिवर्सल है, हमें पता है कि इवेंचुअली लाइफ में एक पॉइंट के बाद सबको हो जाता है। देन सेकेंडली देर आर सर्टन न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, जैसे कि डिमेंशिया होता है, देर इज पार्किंसंस डिजीज। मोस्ट ऑफ द टाइम्स दीज टू डिजीजेस गो हैंड इन हैंड। जिनको डिमेंशिया होता है कुछ समय बाद उन्हें पार्किंसंस डायग्नोस हो जाता है, या फिर जिन लोगों को पार्किंसंस होता है उनको कुछ समय बाद डिमेंशिया डायग्नोस हो जाता है। तो दैट रिजल्ट्स इन एन ओवरऑल फंक्शनल डिक्लाइन। वहां पर अगेन लेथार्जी को हम फिजिकल टर्म में डिफाइन कर पाते हैं, क्योंकि तब द पर्सन फील्स वेरी अनमोटिवेटेड एट वन पॉइंट, एंड सेकेंडली पेशेंट को अप टू एन एक्सटेंट पता लग जाता है कि मेरे अब क्या क्या फिजिकल लिमिटेशंस हैं। नाउ द ओनली थिंग इज हाउ ही कम्स टू टर्म्स विद इट, कि अगर मेरे को पता है कि मेरी सेहत या मेरा शरीर मेरे को ये अलाउ नहीं करेगा, तो हाउ डू आई कोप विद दैट, हाउ डू आई ट्रेन माई माइंड एंड माई बॉडी इन सच अ वे कि अगर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो भी गई तो इससे ज्यादा मेरे को फर्क ना पड़े। आई कैन ट्राई कि मैं उसको ओवरकम कर पाऊं पूरी तरह से। जो व्यक्ति उससे डील कर पाते हैं, दे फाइंड इट अ बिट इजियर टू कोप विद देयर लेथार्जी। जो नहीं कर पाते, दे बिकम वीकर एंड वीकर एज डेज गो बाय। देन जो लास्ट पॉइंट है, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, जो इस पूरे एक चेन को कंट्रोल करता है कहीं ना कहीं पे, एंड अगेन कमिंग बैक टू दी फिजिकल थेरेपी पार्ट ऑफ इट, वो है हमारा मेटाबॉलिज्म। जैसे मैंने बताया कि मौसम बदलने के साथ साथ थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म कई बार नीचे, कई बार थोड़ा सा ऊपर हो जाता है अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से। वहीं when somewhere in the back of our mind, if we have a general feeling of you know feeling very tired or feeling very unmotivated, तब भी हमारा मेटाबॉलिज्म अपने आप को उस तरह से अडेप्ट कर लेता है कि वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा, and it will result in physical weakness, not just psychological weakness or psychological unmotivation, but even physical unmotivation. अगर उसके बाद हम आपको कहें कि आप पार्क के 10 चक्कर लगा के आइए, चाहे पार्क थोड़ा छोटा सा होगा, लेकिन आप सोचेंगे कि नहीं मैं 5 ही लगाऊंगा। यू विल ट्राई टू कॉम्प्रोमाइज विद थिंग एंड यू विल से कि नहीं 10 नहीं, मैं 5 चक्कर लगा लूंगा, मेरे लिए उतना काफी है। वो काफी है या नहीं एक्चुअल में, वो तो हम डिसाइड करेंगे जब अगर हमें असेसमेंट करना हो अपने पेशेंट का, देन वी विल बी द वन हु डिसाइड्स कि 10 चक्कर बहुत कम है या बहुत ज्यादा है, या 5 भी ठीक रहेंगे, कोई बात नहीं, या हम कहेंगे क्या 10 क्या 15 कर लीजिए, दैट विल डिसाइड। तो एक्सरसाइज इसमें किस तरह से हेल्प कर सकता है? देखिए, फर्स्ट थिंग इज दैट मेटाबॉलिज्म इवन दो up to an extent is controlled by our psychological well-being, लेकिन at the same time वो एक 60-40 का रेशियो है कि 40% अगर वो हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो 60%
whether on a conscious level or whether on a subconscious level, वो हमारी अपने खुद के फिजिकल एक्सर्शन पे मैनुअल जो हम एक्सर्शन करें अपनी आउट ऑफ आवर ओन फ्री विल, वो उस पे भी डिपेंड करता है. सो उसके लिए देयर आर सर्टेन एक्सरसाइजेस, जैसे हम एरोबिक्स करते हैं, वी डू डायनामिक एरोबिक्स. स्पेशली चेयर एरोबिक्स भी बहुत अच्छा एक तरीका है, लेकिन डायनामिक एरोबिक्स थोड़ा प्रेफरेबली बेटर होता है. या फिर जैसे कई बार लोग जिम में जाते हैं, दे डू वेट ट्रेनिंग, दे डू क्वाइट अ हेवी वेट ट्रेनिंग एक्चुअली. देन देयर इज एरोबिक्स में जैसे जुम्बा होता है म्यूजिक के साथ, people prefer that also. So ये सभी एक्टिविटीज go, या फिर they go out for a walk or maybe for jogging. तो ये सभी एक्टिविटीज हमारे मेटाबॉलिज्म को मैनुअली इंक्रीज करती हैं. जो 60% फैक्टर जो कि हमारे अपने कंट्रोल में है. देखिए साइकोलॉजिकल वेलबींग भी मैं ये नहीं कहता हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो बिल्कुल हमारे कंट्रोल में है, लेकिन उसको हार्नेस कर पाना, उसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर पाना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आवर माइंड एंड आवर ब्रेन इट कैनॉट सिट स्टिल. वो एक जगह पे टिक के नहीं बैठता. दिमाग कभी भी शांत नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ ख्याल चलते ही रहते हैं एट ऑल टाइम बिना रुके. आप ट्राई भी करके देख लें कि नहीं हम अपने दिमाग में कुछ ना लाएं, वी ट्राई टू कीप आवर माइंड ब्लैंक, योर माइंड विल नॉट अलाउ इट. एंड उसके पीछे भी एक रीजन है. लोग कहते हैं कि मेडिटेशन करके वन कैन अचीव दैट. अप टू एन एक्सटेंट दे आर करेक्ट, मैं ये नहीं कहूँगी वो झूठ बोल रहे हैं, वो सच कह रहे हैं. लेकिन एट द सेम टाइम वो बात होती है स्पिरिचुअल लेवल पे, जैसे हम कल बात कर रहे थे. स्पिरिचुअल लेवल से हटके अगर हम थोड़ा साइंस की ओर अगर हम बढ़ें, तो आवर ब्रेन कैन नॉट sit idly because it is not meant to sit idly. अगर ब्रेन आइडली बैठ जाएगा बिना कुछ सोचे ब्लैंक होके बिल्कुल, तो धीरे धीरे, even though it's a very slow process, but it is there that our neurons will start to die off. न्यूरॉन्स ठीक है, पूरे अपने लाइफ स्पैन के दौरान हम जितने लेकर इस दुनिया में आए थे उससे ऑफ कोर्स वो कम होते रहते हैं, लेकिन अगर हम उसको आइडियली बिठा दें एक जगह पे, देन दे विल डाई ऑफ मोर एट अ मच फास्टर रेट. दैट विल अगेन कंट्रीब्यूट टू डेमेंशिया और पार्किंसंस और एनी अदर न्यूरोलॉजिकल डिजीज. तो ब्रेन को ब्लैंक बिठाने से, अगर लोग कहते हैं कि मेडिटेट करने से या डूइंग व्हाटएवर दे फील लाइक, इफ दे से कि उससे हमें पीस ऑफ माइंड मिलता है, up to an extent they are correct, but in the long run ये एक छोटा सा उसका साइड इफेक्ट भी है कि ज्यादा देर भी आइडल नहीं बैठना चाहिए उसे. एंड ब्रेन को ये बात पता है. ब्रेन इज अ हाईली इवॉल्व्ड एंड अ वेरी हाईली सेल्फ अवेयर ऑर्गन. कॉन्शियसनेस हमारी पूरी ब्रेन में ही रिसाइड करती है. उसको पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है. इवन बिफोर वी मेक द डिसीजन, कॉन्शियसली अगर हम ये बात डिसाइड कर लें कि हमारे लिए क्या अच्छा है या क्या बुरा है, ब्रेन उससे पहले कर चुका होता है. वो अपना डिसीजन ऑलरेडी बना के बैठ चुका होता है. उसके बाद आप चाहे कोई भी एक्टिविटी करें या ना करें, उसके लिए वो मैटर नहीं करेगा. दैट इट विल ओनली डू व्हाट इट फील्स इज बेस्ट फॉर इटसेल्फ. सो नाउ कमिंग टू द एक्सरसाइजेस. आज की एक्सरसाइजेस will be more or less similar to what we do in the aerobics. We'll try to jumpstart our metabolism ताकि थोड़ा lethargy को overcome कर पाएं. Then एक बड़ा important point lethargy के बारे में जैसे बात हो रही थी कि हम सुबह के टाइम, इस टाइम पे जैसे हम बैठते हैं जब इस प्लेटफॉर्म पे, this is the best time to overcome your lethargy from the previous day and also to make sure कि आपका मेटाबॉलिज्म अब आगे पूरे दिन में आपके जो जो टास्क हैं उनको कंप्लीट करने के लिए चलता रहेगा. ये चीजें आप सोने से पहले नहीं कर सकते. सोने से पहले करेंगे तो वो स्लीप साइकिल आपका डिस्टर्ब कर सकती हैं कहीं ना कहीं पे. सो व्हेन वी स्टार्ट इन द मॉर्निंग,
आप चाहे दिन के स्टार्टिंग के 10 मिनट दीजिए, चाहे आप 15 मिनट दीजिए, चाहे आप आधा घंटा दीजिए, बट स्पेयर दैट पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम फॉर यू इन सच अ वे कि उसके बाद अगर थोड़ी सी थकावट तो लगेगी, ऑफ कोर्स आफ्टर डूइंग सम फिजिकल एक्सर्शन वन इज सपोज टू गेट टायर्ड, इट इज अ वेरी नेचुरल थिंग, बट वहां से फ्री होके जब अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करें, देन मन में ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा अभी खाली बैठ जाते हैं या वापस सो जाते हैं। उस साइकिल से अपने आप को कॉन्शियसली थोड़ा बाहर निकालना जरूरी होता है। Dr. Anurag, हाँ जी मैम। I'd like to ask you, जी this lethargic is associated more with mental disorder or mental or physical? मैम जैसे मैंने बताया ना कि 60-40 का रेशियो होता है, तो वो देखिए लेथार्जी इनिशियली स्टार्ट्स ऑन अ साइकोलॉजिकल टर्म, धीरे धीरे जब वो चलती रहती है, ज्यादा देर प्रोलॉन्ग हो जाती है, तब इट मैनिफेस्ट इनटू इट्स फिजिकल सिम्टम्स। इनिशियली वो सिर्फ साइकोलॉजिकल ही होती है। अब वो इनिशियल टाइम फ्रेम जो है हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। शायद वो किसी के लिए 1 महीना है, शायद वो किसी के लिए 1 हफ्ता है, शायद किसी के लिए वो 10 साल भी नहीं है। वो हर व्यक्ति का अपना अलग अलग नजरिया होता है, या हाउ वी टेंड टू कोप विद सर्टेन थिंग्स इन आवर लाइफ, वो उस पर डिपेंड करता है कहीं ना कहीं। डॉक्टर अनुराग, हम इसको अगर सरल भाषा में कहें, लेथार्जी को आलसी, आलसपना, है ना? हाँ जी, सरल भाषा में आलसी, सरल भाषा में आलसपना कह सकते हैं। But in the morning we are not alas. In the morning we are not that. So it is more connected with mental. अभी in the morning we don't have that. मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूँ इसका आपको। जब हमारे अगर कोई एग्जाम सर पे होते हैं, जब स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में, जब हमारे होते थे, मेरा जब सर्जरी का पेपर था, आई रिमेम्बर 3rd ईयर जनरल सर्जरी व्हेन आई वाज स्टार्टिंग, इतनी मोटी किताब, और खोलनी हमने वही साल में एक बार होती थी, एग्जाम से एक रात पहले। मैंने पूरा साल कभी किताब नहीं खोली। मेरे किताब पे मकड़ी के जाले लगे रहते थे, साल में एक बार उठाते थे, पहले जाले हटाते थे, फिर पढ़ना शुरू करते थे उसको। मेरा शुरू से यही रहा है। जब पूरा साल कुछ नहीं किया, देन one night or one day before the exam when you open the book, उस टाइम पे आप एंग्शियस होते हैं, उस टाइम पे यू आर नॉट मोटिवेटेड। आप ये सोचकर नहीं बैठे हैं कि आप क्लास में टॉप करेंगे, आप सोच के बैठे हैं कि पास होना है, फेल नहीं होना। बस अगर 50 मार्क्स चाहिए पासिंग के लिए, तो 51 आ जाए, हम खुश हैं, हमारा जीवन सफल है वहीं पे। लेथार्जी इज ऑल्सो समवट सिमिलर टू दिस। एक बेयर मिनिमम पीस ऑफ माइंड कह लें, या हम ये कहें कि whatever it is that we seek in life, या whatever it is that we want to accomplish during that particular day, अगर वो हमें मिल गया तो हम खुश हैं, नहीं मिला तो हम थोड़े से उदास हैं। if that goes on for a long time, then हम थोड़े से ज्यादा उदास हैं। एक बार हुआ, दोबारा नहीं हुआ, काम बन गया and we are happy, then हम उदास नहीं, फिर हम खुश हैं, then we are not lethargic at that time, we are genuinely in a state of happiness and we stay active. जहाँ ये नहीं होता, and if it stretches for a long time, that is when it starts first psychologically and धीरे धीरे over a course of time it becomes a physical manifestation. उसमें फिर आगे बहुत सारी बीमारियां होती हैं आगे चल के। शुरू वो यहीं से होती हैं, धीरे धीरे they grow into other branches also. आदत बन जाती है। हाँ जी, in a way आदत बन जाती है उसकी। चलिए, so now we'll start with the exercises. ये इंट्रो काफी लंबा है, और यार इस डिबेट का कोई अंत नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे, जहां अपने साइकोलॉजिकल वेलबींग की बात आ जाए, तो वहाँ इतने ओपिनियंस हैं, उस पर इतना लिटरेचर है, उस पर इतना लोगों के अपने एक्सपीरियंसेस हैं कि उस डिबेट का कोई एंड नहीं है। सो अभी के लिए उसको हम यहीं पे एंड करेंगे एंड विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइजेस। सो चेयर्स को पीछे कर लीजिए, थोड़ी जगह बना लेते हैं, विल सिट स्ट्रेट, पीछे बैकरेस्ट का सपोर्ट मत लीजिएगा, एंड विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइजेस। ओके, सो दोनों हाथों को आगे ले आइए इस तरह से, एंड चलाइए हाथों को।
दोनों हाथ ऊपर, ऊपर रख के भी हाथों को चलाते रहिएगा। ओके, रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे ले आइए। डॉक्टर साहब, इसका साइड पे नहीं करके हमें करना चाहिए? नहीं सर, साइड में रख के करने का कोई फायदा नहीं होता। एक बार अगर आपने ऊपर रख के कर लिया, देन जितना भी फोर आर्म में यहाँ पर जितना ब्लड था, इट हैज बीन रीडायरेक्टेड टू योर हार्ट। तो ऐसे करने का फिर कोई पॉइंट नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता उसका। ओके सर, चलिए। सो नाउ टू स्टार्ट विद द रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेस, आप सब प्लीज अपनी चेयर से खड़े हो जाइए सो दैट वी कैन बिगिन। तो पीछे कर लेते हैं, थोड़ी जगह बना लेते हैं अच्छे से। At any point, if anyone feels any discomfort, तो आप बैठ जाइए। So first we'll start with heel raises, then we'll continue with the main exercises. पैरों को पास-पास ले आइए इस तरह, दोनों हाथ कमर पे, and पैरों को ऊपर उठाते हुए रिलैक्स। और सब पैरों को खोल लेंगे। Now for the next exercise, अगर आप चाहें तो एक चेयर का सपोर्ट ले सकते हैं। If not, then दोनों हाथ ऐसे कमर पे रखेंगे, पैरों को सामने की ओर उठाएंगे लेकिन थोड़ा डायगोनली। We'll lift them up like this। और ध्यान रखना है कि पैरों को उठाते हुए ऊपर अपने एब्डोमेन को एकदम टाइट कर लें, पेट के मसल्स को एकदम टाइट कर लेंगे तब उठाएंगे। ओके, सो एब्डोमेन को टाइट करेंगे एंड स्टार्ट। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। अब पैरों को और ऊपर उठाइए। अगर पैर ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं तो सपोर्ट ले लीजिए कोई टेबल या चेयर का। यूज सम रिजिड सपोर्ट एंड देन लिफ्ट अप। ओके, रिलैक्स, दोनों पैर नीचे। पैरों को फैला देते हैं इस तरह से, गैप बनाइए दोनों पैरों के बीच में। दोनों हाथों को इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे, एल्बो स्ट्रेट रखेंगे। ओके, दोनों हाथ ऊपर। पहले एक लंबी सांस लेते हैं। टेक अ डीप ब्रेथ इन, देन एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे साइड में झुकेंगे टुवर्ड्स आवर राइट। ओके, सो एक्सहेल करते हुए, देन वापस इनहेल करते हुए ऊपर, लेफ्ट अप। सांस लेते हुए ऊपर आना है, सांस छोड़ते हुए साइड में टर्न करना है। अगेन राइट
up, left, up, right, up, left, up, right, up, and relax. हाथ नीचे. Now for the next exercise, दोनों हाथों को इस तरह से उठा के रखेंगे and हाथों को ढीला छोड़ देंगे while you turn your body like this. स्पीड से. ओके, रिलैक्स. दोनों हाथ नीचे ले आइए. पैरों को वापस थोड़ा पास पास ले आते हैं. और द नेक्स्ट एक्सरसाइज, अभी जो हमने लास्ट में करी एक्सरसाइज उसी का एक और वेरिएंट है. दोनों हाथ नीचे रखेंगे इस तरह. ओके, हल्का सा आगे बेंड करेंगे. ज्यादा बेंड नहीं करना है. If anyone has a history of back pain, then ज्यादा आगे बेंड मत करिएगा. और थोड़ा सा बेंड करेंगे. हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे. And now we'll move our entire trunk left and right. So we'll do this. हाथों को ढीला रखने का फायदा ये है that you just give a push और वो अपने आप झूलते रहते हैं. ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता. Okay, relax. See this. Very good. Very good. Okay. Now for the next exercise. दोनों हाथों को इस तरह से फिस्ट बना लेंगे. Okay. इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे एंड एक्सहेल करते हुए वापस नीचे लाएंगे. सो स्टार्ट. Relax. दोनों हाथ नीचे ले. Now for the last exercise of the upper limbs,
पूरे हाथों की नर्व एंडिंग्स जो हमारे पाम में होती हैं या हमारे फिंगर के टिप पे होती हैं, इनको स्टिमुलेट करने के लिए अगेन हाथों को ढीला ही रखेंगे, ज्यादा मसल्स टाइट नहीं करने हैं, एंड हाथों को इस तरह से ऐसे ऐसे हिलाएंगे, हाथों को ढीला रखना है, कीप देम लूज ताकि वो अच्छे से मूव कर पाए। Relax. Now for the next exercise, we'll do on the spot jogging. So आप लोग उस तरह से रखेंगे, थोड़ा सा elbows को fold करके on the spot we'll start slowly, धीरे धीरे थोड़ा अपना pace बढ़ाएंगे. At any point if you feel you're tired, आप बैठ जाइएगा, just sit and observe. ओवर एक्सर्ट नहीं करना है अपने आप को, ओके? ध्यान रखिएगा इस चीज पर, ओके? एंड स्टार्ट. थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे. If you feel tired तो आप बैठ जाइएगा, कोई बात नहीं. ओवर एक्सर्ट नहीं करना है अपने आप को. बॉडी की लिमिटेशंस का ध्यान रखते हुए पेस योरसेल्फ. थोड़ी सी स्पीड और बढ़ाएंगे. And we'll stop. Relax. मैं भी थक गया था. ओके, वापस चेयर्स पे बैठ जाते हैं. बीमारी का उसका रखो तो वो ना ऐसा. 2 मिनट ब्रेक लेते हैं. अगर थक गए हैं तो पानी पी लीजिए. एक लास्ट जस्ट चीज मैंने एक्सप्लेन करनी थी, इसके बाद विल क्लोज द सेशन. कि लेथार्जी के केस में, नॉट जस्ट लेथार्जी बट इन जनरल, जैसे हम बात कर रहे थे अबाउट साइकोलॉजिकल वेलबींग, एक कंसेप्ट है जो कि थोड़ा सा अभी रिसेंटली डेवलप हुआ है. प्रैक्टिस में तो बहुत पहले से था, बट इसके बारे में ज्यादा लोग अवेयर अभी रिसेंटली हुए हैं. एंड यू नो समटाइम्स पीपल से कि ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सा लगता है कहीं ना कहीं पे ये पर्टिकुलर टॉपिक, बट ऑन वन हैंड दे से कि इसका कोई फायदा नहीं है, ऑन अदर हैंड पीपल से कि हमें फायदा मिला भी है इससे. तो दैट इज कॉल्ड ब्रेन वेव मैनिपुलेशन. ये एक अपने आप में बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है. मैं आपको ये सारा एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगा इस टाइम पे, बट बेसिकली व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि अगर हम अपने आप को एक पूरे यूनिवर्स में एक पार्टिकल के रूप में अगर हम समझें, तो एनी पार्टिकल हैज इट्स ओन वाइब्रेशन.
अगेन ये थोड़ा सा फिजियोलॉजिकल से हटके थोड़ा स्पिरिचुअल पार्ट पे आ जाता है यहाँ पे, अगेन साइकोलॉजिकल पार्ट पे आ जाता है कहीं पे, that if we say that we are just a mere particle in that universe, so we have our own set of vibrations. शरीर का हिलना ऐसे ऐसे नहीं होता. That is not a vibration, that is an oscillation. ये फिजिक्स की टर्म में ऑसिलेशन एक अलग चीज है, वाइब्रेशन एक अलग चीज है, थोड़ा डिफरेंस है इन दोनों में. वाइब्रेशन इज in this context the energy that we give off and the energy that we absorb back. एक बहुत अच्छा इस पे एग्जाम्पल हम लेके चल सकते हैं कि गर्मियों में अगर पीक समर्स में आप अगर कहीं बाहर निकले हैं, एकदम कड़कती हुई धूप बिल्कुल एकदम हमारे सर पे है और लग रहा है कि बहुत गर्मी है, 40-45 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है, और आपने उस टाइम पे काले कपड़े पहने हुए, ब्लैक पैंट ब्लैक शर्ट, तो गर्मी और ज्यादा लगेगी. ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि जो ब्लैक कलर है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है. वहीं अगर आपने व्हाइट कपड़े पहने थे, व्हाइट पैंट या व्हाइट शर्ट पहनी थी, ऐसा नहीं आपको गर्मी नहीं लगती, गर्मी तब भी लगती. लेकिन अगर हम अपना कोर बॉडी टेम्परेचर उस टाइम पर चेक करते तो चाहे 0.1 0.2 डिग्री का ही फर्क हो, बट वो थोड़ा सा कम आता है, क्योंकि व्हाइट कलर जो है वो एनर्जी को या सनलाइट को इन दिस केस रेडिएट करता है, उसको स्कैटर करता है अपने सराउंडिंग्स में, बॉडी को ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करने देता. तो ब्रेन वेव्स का जो पैटर्न है वो भी इसी तरह से वर्क करता है. हमारे ब्रेन में लाइक वी से द कॉन्शियसनेस रिजाइड्स इन द ब्रेन. हम अपने एनवायरनमेंट में हमारे आसपास जो भी है हम उसे परसीव कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा ब्रेन अलाउ कर रहा है परसीव करने को. अगर वो नहीं करता तो हमारे आसपास चाहे कुछ भी हो रहा हो हमें पता ही नहीं चलता उसके बारे में. ब्रेन का जो परसेप्शन है वो तीन, जैसे मैंने बताया, कॉन्शियसनेस के तीन अपने पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट देयर इज कॉन्शियस, देन देयर इज सबकॉन्शियस, देन देयर इज अनकॉन्शियस. कॉन्शियस इज जब हम खुद एक्टिवली कोई चीज डिसाइड करके उस पर एक्ट करें. सबकॉन्शियस इज व्हेन ऑन द बैक ऑफ द माइंड जो हमारे रिफ्लेक्सेस हैं वो उसे कंट्रोल कर रहे हैं, बट वी हैव some amount of control over it. Now that percentage of control may vary from person to person. And third is unconscious, जो back of the mind चलता रहता है लेकिन उस पे हमारा कंट्रोल नहीं है. वो एक involuntary action है और वो involuntary action ही रहेगा सारी जिंदगी. For example, our heartbeat. हम अपने हार्ट के मसल्स को अपनी मर्जी से चला नहीं सकते, ना हम उन्हें बंद कर सकते. वो अपने पेस पे अपने हिसाब से, चाहे वो स्लो चलें चाहे वो फास्ट चलें, डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ स्ट्रेस वी हैव और डिपेंडिंग ऑन व्हाट एक्टिविटी वी आर डूइंग, वो चलता रहता है बिना रुके. वो सिर्फ तभी रुकता है इन केस ऑफ अ कार्डियक अरेस्ट. कार्डियक अरेस्ट के अलावा वो कभी रुकता नहीं है. उसके अलावा चाहे वो 10 साल 20 साल चाहे 100 साल भी बिना रुके चल सकता है. बट एट द सेम टाइम अगर हम बात करें कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस की, आवर ब्रीदिंग जब तक हम उस पर ध्यान ना दें वो सबकॉन्शियसली बैक ऑफ द माइंड चलती रहती है. मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ब्रीदिंग अपने हिसाब से चल रही है. बट व्हेन वी से कि काउंट द नंबर ऑफ ब्रेथ्स और टेक अ डीप ब्रेथ एंड देन एक्सहेल, यू स्विच फ्रॉम सबकॉन्शियस टू कॉन्शियस पार्ट, इट बिकम्स डिफिकल्ट. आप 10-15 बार डीप ब्रीदिंग करके देखिएगा, 15 बार के बाद अपने आप लगेगा कि थोड़ा थक रहे हैं, सांस फूल रहा है. उस लेवल पे जो हमारा लास्ट आज का टॉपिक है, आई विल जस्ट टेक 2 more minutes then we'll conclude, is something that we call brain waves. brain waves आगे 3 टाइप के होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा रेज. हर वेव की अपनी फ्रीक्वेंसी है, हर वेव का लाइक आई सेड अपना एक उसका पार्टिकल का अपना एक वाइब्रेशन है.
वो या तो स्लो होगा या वो बहुत फास्ट होगा, एंड इट विल गिव ऑफ दैट एनर्जी आउटसाइड, एंड एट द सेम टाइम अपने एनवायरनमेंट से वो कुछ एनर्जी अब्सॉर्ब भी करेगा। उसका एक बड़ा अच्छा तरीका जो योगा में लोग प्रैक्टिस करते हैं, अभी विल डू दैट एंड आफ्टर दैट विल कंक्लूड द सेशन। उसके लिए क्या करना चाहिए, सुबह उठ के फर्स्ट थिंग दैट व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, आप अपना जो भी दिन का आपका रूटीन है उसमें इसको अगर आप इंक्लूड करें, यू स्पेयर जस्ट 5 मिनट्स ऑफ योर डे फॉर दिस। अगर आपको लगता है कि आसपास थोड़ा सा शोर है तो उस टाइम पर आप चाहें तो कानों में ईयरफोन लगा सकते हैं, जैसे मैंने लगाए हुए हैं इस टाइम, क्योंकि बाहर से डिस्टरबेंस आता है तो मेरे को फ्लो टूट जाता है कई बार, तो आई टेंड टू अवॉइड दैट एंड आई कीप माय ईयरफोन्स ऑन। सेकेंडली, अगर आप एक जिस रूम में बैठे हैं उस रूम की सभी लाइटें बंद कर दीजिए, दरवाजा खिड़की पर्दे सब बंद कर दीजिए, so that there is minimum amount of lighting in the room. Third, either अगर आप चाहे चेयर पे बैठे हैं या बेड पे बैठे हैं, ट्राई करें या तो दोनों पैर या दोनों में से एक पैर नीचे जमीन पे टच कर रहा हो, बेयर फुट। उस टाइम पे कोई फुटवेयर ना पहना हो, शूज सॉक्स स्लीपर्स ना पहने हो, बेयर फुट। जस्ट कीप आइदर वन फुट ऑन द ग्राउंड टचिंग द ग्राउंड, या फिर दोनों पैर अगर जमीन पे रखे हो, अगर आप जैसे चेयर पे भी बैठे हैं इस तरह से। इफ यू आर ऑन द बेड देन ट्राई कि एक पैर को अगर आप थोड़ा सा फोल्ड कर पाए और दूसरा पैर नीचे रख पाए। अब लेफ्ट रखें या राइट रखें उससे फर्क नहीं पड़ेगा। प्रेफरेबली कीप योर डोमिनेंट साइड टचिंग द ग्राउंड। अगर आप राइटी हैं तो राइट लेग जमीन को टच करेगी, अगर आप लेफ्टी हैं तो लेफ्ट लेग जमीन को टच करेगी। देन यू सिट स्ट्रेट। अब क्योंकि आपको आसपास अपने सराउंडिंग से कोई आवाज नहीं आ रही है, आपको आसपास से कोई लाइटिंग कहीं से नहीं पड़ती नजर आ रही, यू आर इन अ डार्क रूम, दिस इज कॉल्ड सेंसरी डेप्रिवेशन, deprived of our senses. It's a very good way to stimulate the brain. आप सीधे होके बैठेंगे और जो आपने पैर जमीन पे रखा हुआ है जिस साइड का, उसी साइड के हाथ को सिर के ऊपर रखेंगे इस तरह से। एक बार दिखा देता हूँ, ऐसे, like this, here, this side। इसे क्या कहते हैं, ये होता है टेम्पोरल लोब कहते हैं इसको। This is the temporal lobe of the skull, also known as temple. तो बॉडी का जो मंदिर है, जो टेम्पल है, वो इस एरिया में है। एंड दिस इज अ साइंटिफिक टर्म, ये स्पिरिचुअल टर्म नहीं है। तालु भी कहते हैं हमारे में, तालु भाग। हाँ जी बिल्कुल। ह्यूमन एनाटॉमी में इसे टेम्पल कहते हैं। अब क्यों कहते हैं उसका एक बहुत लंबा डिबेट है, वो वाला डिबेट मैं करूंगा नहीं नहीं तो हम यहीं पे 12 बज जाएंगे। So, keeping our hand here, आंखें बंद कर लेंगे, we'll take a deep breath and मुंह को बंद रखते हुए we'll just do a hum. We'll do इस तरह से। और एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आप ऐसे पूरा जब हमिंग कर रहे हैं, योर टीथ शुड बी स्लाइटली क्लेंच्ड, आपस में दोनों जॉ टच होने चाहिए, क्योंकि ऐसा करेंगे तो पूरा वाइब्रेशन यहाँ जॉ लाइन से होते हुए आपको ऊपर आता हुआ फील होता है। इट ट्रैवल्स थ्रू योर बोन्स ऑफ द स्कल। सो एक बार और ट्राई करेंगे, हाथ ऊपर रखिएगा, टेक अ डीप ब्रेथ इन, एक बार और हाथ को टच करना है सर पे, वैसे हाथ को टच करना है ऐसे, सिर के ऊपर ऐसे नहीं रखना, सिर के टच करके रखिए। हाँ जी, ओके गुड। नाउ अगेन कंटिन्यू।
and relax. आप नीचे लिए. So after you are done with the exercises, उसके बाद ये एक बहुत अच्छा रिलैक्सेशन टेक्निक है. एंड नॉट जस्ट फॉर द मेटाबॉलिज्म, बट जैसे हम कह रहे थे कि हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं, इफ वी सिट आइडली दे टेंड टू डाई ऑफ. उससे उसको बचाने का एक तरीका यही होता है कि आप थोड़ा थोड़ा करके उनको एक स्टिमुलस देते रहें फ्रॉम टाइम टू टाइम. स्टिमुलस देने के बहुत तरीके हैं, आइदर थ्रू साउंड, थ्रू स्मेल, थ्रू टच, हर तरीके से जिससे ब्रेन अपने एनवायरनमेंट को समझ पाता है, महसूस कर पाता है, वो उसका एक स्टिमुलस होता है. आप जितना उसको वो स्टिमुलस देते रहेंगे, वो उसके लिए इट्स लाइक इट्स लाइफ एनर्जी, इट्स लाइक इट्स फूड फॉर थॉट, जैसे हम कहते हैं इसको. इन स्लैंग टर्म वी से फूड फॉर थॉट. उसके लिए यही फूड है, इसी के जरिए वो चलता रहता है. उसका जो लाइफ स्पैन है, ऑल्दो इट इज लिमिटेड, बट एटलीस्ट उस लिमिटेड लाइफ स्पैन में वो थोड़ा अपनी प्रोडक्टिविटी को धीरे धीरे उससे बढ़ा सकता है. ओके, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और अदरवाइज वील कंक्लूड द सेशन फॉर टुडे. एनी क्वेश्चंस यू मे हैव, आप माइक ऑन कर. ये सुबह कब करना होगा डॉक्टर अनुराग? सर प्रेफरेबली जब आप सुबह उठें, जिस टाइम पे भी उठते हैं जी. अच्छा, कई बार लोग कहते हैं ना कि अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए, सुबह 5 बजे या 6 बजे या 4 बजे. देखिए, मैं क्लियरली उसका फॉलोवर नहीं हूँ. दुनिया 4 बजे उठती है, मैं 4 बजे सोने जाता हूँ. तो मैं तो कभी अपनी ओर से ये बात कहूंगा ही नहीं. नहीं तो लोग कहेंगे कि आप क्या कह रहे हैं. आपका दोपहर के 12 बजे 4 बजते हैं ना. हाँ, मेरे तो 4 बजते ही 12 बजे. बॉडी शुड बी नोइंग बस. बेसिकली योर माइंड शुड नो कि इस पॉइंट पे, यहाँ से फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन मेरे को अभी अपना बाकी का जो बचा कुचा दिन है वो थोड़ा अपने आप को बिजी रखना है. आइडियली नहीं बैठना है, बस खाली नहीं बैठना है. तो आप जब सुबह उठें, whether you start with this and then you go on with your daily morning routine, या फिर आप अपना पूरा कंप्लीट करके सुबह उठ के ब्रश करके फ्रेश होके then you sit down, that is up to you. मेन थिंग इज जैसे सेंसरी डेप्रिवेशन, सर एक्चुअली में इसका अब तो बहुत बड़ी बड़ी मशीनें भी आ गई हैं. उसके लिए बाकायदा एक सेंसरी डेप्रिवेशन टैंक होता है, एंड इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव. किसी बहुत बड़े किसी स्पा में जाएं, खैर इंडिया में तो आपको बहुत कम मिलेंगे, बाहर पर भी मिल जाते हैं ये. दे चार्ज $100 फॉर दिस थिंग. एक टैंक होता है बड़ा सा, उसके अंदर पहले अल्ट्रा वायलेट लाइट्स लगी होती है टू कीप इट फ्री फ्रॉम जर्म्स. अंदर थोड़ा कोसा कोसा सा पानी होता है. उसके अंदर जब आपको बिठाते हैं, अंदर ना कोई आवाज आती है किसी को, ना कुछ उसमें से लाइट पास होती है, कुछ भी फील होती है. इफ यू सिट देयर, इवन इफ यू ओपन योर आईज, आसपास घुप अंधेरा है बिल्कुल उसमें. सो पीपल फाइंड इट अ वेरी गुड वे टू रिलैक्स देमसेल्फ एंड टू काम देयर माइंड्स, बट इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव. कुछ मैं मतलब I've been there once. मैंने एक बार कनाडा में देखा था, तो 100 या पता नहीं $150 समथिंग लेते हैं वो पर आवर का.